जॉन सीना ने अपने लास्ट मैच में बिल्कुल लास्ट मोमेंट में क्या किया था, जब उन्होंने अपने जूते उतारे थे, अपने रिस्ट बैंड उतारे थे और वो एक मूवमेंट हम सारे डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस को मिला था। तो वही वाले जो जूते हैं वो अब किसी ने वेबसाइट के ऊपर मार्केट प्लेस पर डाल दिए हैं और इन जूतों को अब बेचा जा रहा है। और जब मैंने इसका प्राइस देखा मैंने कहा भाई बस $2200 में मिल जाएगा। लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूँ भाई, ये जॉन सीना के नाम पे किसी बंदे ने ब्लैक मार्केट या फिर इलीगल तरीके से, इलीगल आई थिंक ज्यादा बड़ा वर्ड हो जाएगा, बट नकली फर्जी काम कर रहा है। जब उसने कहा कि भैया जॉन सीना के जूते ऐसे हैं तो हम भी एक ऐसे बिल्कुल सिमिलर जूता लगा देते हैं और इसको जॉन सीना के नाम पर बेच देंगे। लेकिन ये बिल्कुल फेक है, क्योंकि वो वाले जूते डेफिनेटली या तो डब्ल्यूडब्ल्यू के किसी म्यूजियम में, जैसे सऊदी अरब में उन्होंने एक एक्सपीरियंस बनाया, फिर जहाँ पे भी डब्ल्यूडब्ल्यू की ऐसी जगह होती है ना जहाँ पे आके आप डब्ल्यूडब्ल्यू की चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हो, वहाँ पे लिस्ट करेंगे। या फिर अगर ये बिकेगा तो इसकी जो वैल्यू है वो इनसेन होने वाली है। मतलब आई थिंक अगर मैं बोलूँ तो $500,000 भी इसके लग सकते हैं। ऑब्वियसली भाई जॉन सीना का इतना बड़ा डब्ल्यूडब्ल्यू करियर रहा है और उनका ये आखिरी जूता था जो उन्होंने पहना और उसके बाद प्रोग्रामिंग पे ही निकाला, तो वैसे ही जो इसकी वैल्यू है वो बढ़ जाती है। अब जॉन सीना भले ही रिटायर हो गए, लेकिन देखो अलग अलग तरीके से फैंस उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं। पता नहीं किसी की तो कार है, वैन है, उसके पीछे वो जो वाइपर होता है शीशे को साफ करने के लिए, उसमें किसी ने जॉन सीना ही ऐसे करके लगा दिया। तो मतलब ये क्रिएटिव तरीका था अपने आप को ये बताने का कि मैं जॉन सीना का फैन हूँ। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. वेलकम गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 804 में। और अब क्योंकि 2025 साल खत्म ही होने वाला है तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपने जो टॉप 25 मूवमेंट्स हैं उनको रैंक किया हुआ। और ये वाली रैंकिंग देख के हमें पूरा ऐसे पता चल जाएगा कि क्या कुछ चीज़ें हमको डब्ल्यूडब्ल्यू में 2025 में देखने को मिली। नीचे से आप पूरी लिस्ट देख सकते हो, वो ओमोस और माइक्रोमैन का जो हमने ट्रिपल ए प्रमोशन में देखा था। फिर ऊपर चलते चलते गुंथर ने गोल्डबर्ग को रिटायर किया, हार्डी बॉयज का नेक्स्ट टैग टीम चैंपियनशिप जीतना, ब्रॉन ब्रेकर का स्पीयर लगाना आई शो स्पीड को, वो भी मूवमेंट है यहाँ पे। फिर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न भी फीचर है, विजन ने जो टर्न कर लिया सेथ रॉलिंस के ऊपर। फिर ऊपर चलते चलते जो लिस्ट है वो और ज़्यादा हॉट होती जा रही है और इससे ये तो पता चल रहा है भाई इस साल हमको मूवमेंट्स तो बहुत सारे देखने को मिले। इसमें तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने कोई कमी नहीं छोड़ी। केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन का चेंबर वाला मैच भी है, लिव मॉर्गन का रिटर्न भी यहाँ पर है, रोमन रेंस और रॉक को हमने इस साल की स्टार्टिंग में जो नेटफ्लिक्स वाला एपिसोड में देखा था साथ में, वो भी मूवमेंट है यहाँ पे। फिर जॉन सीना का फेयरवेल वाला मूवमेंट, ये तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने पूरा एक मूवमेंट करके इसको डाल दिया। एजे ली का रिटर्न, सेथ रॉलिंस का पॉल हेमन के साथ जुड़ना। और टॉप 5 मूवमेंट्स की अगर बात करें तो 5th पर रखा है एजे ली के रिटर्न को। उसके बाद जे उसो का जो गुंथर को हराना था, आई थिंक यहाँ पे इनको टैप आउट करने वाला मूवमेंट ज़्यादा बड़ा रखना चाहिए था, क्योंकि जे उसो का टाइटल जीतना ठीक है, लेकिन गुंथर ने टैप आउट किया। अब अगर आप जॉन सीना के मैच के बाद देखोगे तो भाई वो ज़्यादा बड़ा मूवमेंट लगता है। एंड नंबर 3 पर है जॉन सीना का 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनना, सेथ रॉलिंस का रूस ऑफ द सेंचुरी जो हमने देखा था मनी इन द बैंक कैश इन। और नंबर 1 पे साल 2025 का जो मूवमेंट है वो है जॉन सीना का हील टर्न। मूवमेंट तो देखो है वो बड़ा, उसके बाद की कहानी अगर ना डिस्कस करें तो ये डब्ल्यूडब्ल्यू ने पूरी लिस्ट बनाई है टॉप 25 मूवमेंट्स की। इसमें रोमन रेंस की चीज़ें वैसे बहुत ही कम नजर आ रही है। इवन रोमन रेंस का शायद इसमें कोई मूवमेंट ही नहीं है। हाँ भाई, इसमें रोमन रेंस का कोई मूवमेंट ही नहीं है और मूवमेंट उन्होंने ज़्यादा क्रिएट भी कहाँ करे, आप डालने को बस उनके रिटर्न्स डाल सकते हो। तो ये ऐसा कुछ था। रोमन रेंस और सीएम पंक का कुछ शायद इसमें हो सकता था, लेकिन रोमन रेंस फीचर्ड ही नहीं है, थोड़ा सरप्राइजिंग है। और ये शायद बता भी रहा है कि किस तरीके की बुकिंग रही है, जबकि रोमन रेंस आपका टॉप स्टार है। तो आप बताओ इस वाली लिस्ट के बारे में आपके क्या ओपिनियन है। ये एक तरीके से हमको पूरे साल का रीकैप ही दे रहे हैं कि 2025 में हमने डब्ल्यूडब्ल्यू में क्या बड़े मूवमेंट्स देखे। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपने वो जो सुपरस्टार्स वाला बैनर है उसको सिर्फ जॉन सीना के अलग अलग वर्जन्स के साथ भरा हुआ है। अब डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसको अपडेट कर दिया है और ये जो बैनर होते हैं ना ये भी काफी हद तक बता देते हैं हमको कि डब्ल्यूडब्ल्यू इस समय किस थॉट प्रोसेस के साथ चीजों को देख रही है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ डब्ल्यूडब्ल्यू की स्टोरी लाइन कैसे चलने वाली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गुंथर और कोडी रोड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस समय कंपनी के फेस बना के चल रहे हैं। फिर यहाँ पे आप नाम और भी देख सकते हो, रोमन रेंस को भी इन्होंने डाला है लेकिन बहुत पीछे, ओबा फेमी और इलिया ड्रैगनोव भी यहाँ पर है, ब्लेक मनरो भी यहाँ पर है। फिर उधर से आप जे उसो, ब्रॉन ब्रेकर, इन सबको भी देख सकते हो। एजे स्टाइल्स को इन्होंने डाल तो दिया है, लेकिन मतलब क्या उसका सेंस बनता है, क्योंकि वो तो चीज़ हम देखते नहीं एजे स्टाइल्स के साथ होते हुए। और रैंडी ऑर्टन को तो फीचर ही नहीं किया यहाँ पे, तो ये काफ़ी हद तक बताता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू चीज़ों को किस तरीके से देख रही है। ये बैनर से भी काफ़ी हद तक पता चल जाती हैं चीज़ें। तो ये वो सुपरस्टार्स हैं जिनको डब्ल्यूडब्ल्यू थोड़ा मे बी सीरियस होकर चल सकते हैं, मतलब थोड़ा एक आइडिया ले सकते हो आप बस।
2 साल के आसपास इस बात को हो चुके हैं जब हमने देखा था कि TKO बन गई थी UFC और WWE के मर्जर के साथ, जिसको कि एंडेवर ओन करता है। तो रॉक ने इन सारी चीज़ों से कितने पैसे कमाए हैं उसके बारे में रिपोर्ट आई है, और ये आई है मेल्जर चिचा की तरफ से। वो कहते हैं कि पिछले 2 सालों में $80 मिलियन रुपए अपनी जेब में डाल लिए हैं रॉक ने। और यहाँ पे किसी मर्चेंडाइज सेल की उनकी अपीयरेंस की बात नहीं हो रही है, सिर्फ वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो पार्ट है ना, उसमें आने के बाद रॉक ने इतने पैसे कमाए हैं। तो ये जो प्रॉफिट है वो रॉक को हुआ है, और उसमें रॉक ने ज़्यादा कुछ किया भी नहीं है। देखो, सिर्फ अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो दिया है TKO को, जिसकी वजह से उनको इतना बेनिफिट हो। और यहाँ पे सिर्फ WWE की बात नहीं हो रही, WWE और UFC मिला के TKO बनते हैं। तो पैसों के मामले में तो देखो उन्होंने अच्छा काम ही किया है। WWE का बिजनेस तो बूम पे है, बट अगेन वही जो हम बात सुन रहे हैं कि कहीं ये इसलिए तो नहीं कर रहे कि कुछ टाइम में फिर ये शायद आगे जाके सऊदी अरेबिया को बेच दे, तो सिर्फ कंपनी की वो जो टोटल वर्थ है उसको बढ़ाने की कोशिश है। अगर वैसा है तो फिर तो काम इनका सही चल रहा है। बाकी स्टोरी लाइन के बारे में ज़्यादा सवाल पूछना नहीं है। फिर आजकल हम सारे लोगों को ये वाली फीलिंग तो देखो कॉमन आती है कि टाइम इतना जल्दी जल्दी कैसे जा रहा है। और भाई 10 साल हो जाएंगे अगले महीने जब AJ स्टाइल्स WWE कंपनी में आए थे, क्योंकि वो थी 2016 की रॉयल रंबल और अब आने वाली है 2026 की रॉयल रंबल। तो ये होते हैं AJ स्टाइल्स के 10 साल प्रोफेशनल रेसलिंग के बाद, अब सिर्फ WWE कंपनी को देते हुए। WWE से पहले आपको पता ही होगा वो कितना ज़्यादा अपना बड़ा नाम बना चुके थे। इवन इसको कहते हैं प्रोफेशनल रेसलिंग की हिस्ट्री में शायद सबसे बड़ी साइनिंग, अगर ये नहीं तो सबसे बड़ी साइनिंग्स में से डेफिनेटली ये एक था। और अब क्योंकि AJ स्टाइल्स का भी 2026 में नंबर लगने वाला, उन्होंने बोल दिया कि मैं रिटायर हो जाऊंगा, तो गुंथर ने इसके बारे में भी कमेंट किया और वो बोलते हैं कि भाई TNA का लेजेंड सुपरस्टार है AJ स्टाइल्स। तो इस बात पे थोड़ा खुशी ही जताई है गुंथर ने कि हाँ भैया, अगर उनका अगला गोल AJ स्टाइल्स ही होते हैं जॉन सीना के बाद रिटायर करने का, तो इस वाले ऑफर को वो दोनों ही हाथों से एक्सेप्ट करेंगे। ये तो लग रहा है कि अब मॉडर्न टाइम का लेजेंड किलर बन चुका है हमारा गुंथर, क्योंकि इससे पहले ये स्टेटस रैंडी ऑर्टन के पास था और अपने यंग टाइम में उन्होंने भी वही किया था। लेकिन अगर आप थोड़ा कंपेयर करोगे एज, तो वैसे गुंथर की भी 38 है। वो एक मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे ना, ट्विटर पे, इस बात पे बहुत ज़्यादा ट्रोल किया था गुंथर को कि भाई गुंथर तो ज़्यादा बूढ़ा लग रहा है ग्राफिक में जॉन सीना से। खैर ये बातें तो होती रहती है, बट अब देखो अगर AJ स्टाइल्स का नंबर भी गुंथर के हाथों लग जाए। अब तो फैंस ने इस पॉइंट पे एक्सेप्ट ही कर लिया है कि गुंथर आएगा तो हर किसी की वाट लगाएगा और तुम उस पर ज़्यादा कुछ क्वेश्चन कर नहीं सकते। WWE अनरियल के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसका जो अगला सीजन है वो भी आने वाला, तो इसके कुछ डिटेल्स हमारे पास आ गई हैं कि इस वाले जो अगला सीजन होने वाला है अगले साल ये जो आएगा, इसमें जो है टोटल 5 एपिसोड्स होने वाले हैं जिसकी लेंथ होगी 50 मिनट्स। और इसमें जो सुपरस्टार्स फीचर होंगे वो हैं सेथ रॉलिंस, बेकी लिंच, कोडी रोड्स, रिया रिप्ली, पैट मैकफे, जेली रोल, आर-ट्रूथ, इयो स्काई, नेओमी, चेल्सी ग्रीन, पेंटा एंड लायरा वल्किरिया। अब देखते हैं कि अब इस वाले सीजन के साथ और क्या क्या नई चीज़ें एक्सपोज होती हैं और क्या हमको डिफरेंट ओपिनियन सुनने को मिलते हैं। क्योंकि ये बात तो है कि जब अनरियल आता है भाई, लोग इसके बारे में बवाल ज़रूर क्रिएट करते हैं। और इस बार ना सिर्फ सोशल मीडिया, इंटरनेट, रेसलिंग कम्युनिटी, बल्कि बहुत डिफरेंट ओपिनियंस हमको सुपरस्टार्स, लेजेंड्स की तरफ से भी सुनने को मिलते हैं। क्योंकि हर बार ही कुछ ऐसा रिवील होता है जो कि पुराने ओल्ड टाइमर्स को डाइजेस्ट नहीं होता कि ये बात कैसे बाहर आ गई, जो कि सही भी है और गलत भी है। मतलब मेरे खुद ही अब तक इसके बारे में बड़े मिक्स्ड ओपिनियन है कि क्या ये सही है या नहीं। कभी लगता है कि अच्छा है, कभी लगता है कि नहीं यार ये बात तो छुपी रहनी चाहिए थी। देखो रिटायरमेंट तो ले लिए जॉन सीना ने, लेकिन अभी भी वो पुरानी चीज़ें जब सामने आ जाती है ना, तो वो वाली मेमोरी में, वो वाले टाइम में अभी एक हफ्ते में ही दोबारा से डूब जाते हैं। अभी वाली पिक्चर को देखो आप, क्या ये लेजेंडरी फोटो है। अगर आप इसको पूरा डीप में जाके समझने की कोशिश करोगे कि WWE के करंट वर्ल्ड चैंपियंस कैसे रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं लेजेंडरी जॉन सीना के लिए, और ये दोनों बेल्ट उनके कंधों पर है। ये शॉट भी बहुत अच्छा लगा। और ये कंट्रोवर्सी तो रही थी कि भाई टैप आउट नहीं करना चाहिए था जॉन सीना को। इसके ऊपर हमारे सेथ रॉलिंस ने भी अपना कमेंट दिया। वो कहते हैं कि देखो मेजॉरिटी में लोग कह रहे हैं कि टैप आउट नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं उसको गिव अप करना तो बोलूंगा ही नहीं, सेथ रॉलिंस ने बोला। वो कहते हैं कि पूरे करियर में जॉन सीना ने नेवर गिव अप बोला है, और वो गिव अप नहीं था, वो ऐसे था कि भैया वो जो सन है ना अब बस वो छिपने लगा है, बस वो चीज़ थी। सेथ रॉलिंस कहता है कि उनको इस एंडिंग से ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो बहुत ज़्यादा वो जैसे कहना कि बहुत पोएटिक चीज़ थी। सेथ रॉलिंस भी इस चीज़ को ऐसे ही देखते हैं, और वैसे भी अब ठीक है ना, मतलब उस मोमेंट में मेरे को भी वैसे यही लगा था देख के। लेकिन फिर जब मेरे अंदर का बच्चा जागा तो उसने बोला भाई जॉन सीना कैसे नेवर गिव अप कर सकता है। तो वही बात है, लोगों के डिफरेंट ओपिनियन है, बट सेथ रॉलिंस को ये चीज़ सही लगी है। तो सेथ रॉलिंस अप्रूव्ड है, तो अगर आप सेथ रॉलिंस के फैन है तो अप्रूव ही मानो अभी से। इस बात में तो देखो कोई भी शक नहीं है कि रिसेंट बुकिंग जिस तरीके की ट्रिपल एच की रही है स्टोरी लाइन में, फैंस ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है। और क्या इस वजह से ट्रिपल एच का जो स्टेटस है, जो वो क्रिएटिव हेड इस समय है, वो उनके पास से जा सकता है। तो फॉर्मर WWE के जो हेड राइटर है, यानी कि जो काम अभी ट्रिपल एच करते हैं, जो पहले के टाइम में विंस रूसो किया करते थे, उन्होंने बोला कि वो टाइम शायद बहुत जल्दी आने वाला है जब ट्रिपल एच को इस वाली पोजीशन से हटा दिया जाएगा, क्योंकि फैंस ट्रिपल एच के तौर तरीकों को पसंद नहीं कर रहे जिस तरीके से
अभी वो WWE की स्टोरी लाइन्स लिख रहे हैं। लेकिन इसके बारे में डर्ट शीट्स की तरफ से रिपोर्ट ये आई है कि TKO का ऐसा कुछ भी प्लान नहीं है कि वो ट्रिपल एच को उस वाली पोजीशन से हटाएं। और वैसे भी ये ट्रिपल एच को उस पोजीशन से हटाना पता है कैसा होगा, जैसे किसी एक देश का जो राष्ट्रपति है या जो प्रधानमंत्री है उसको ही बदल दिया तुमने। क्योंकि जिस तरीके से ट्रिपल एच का कंट्रोल है बहुत छोटी छोटी चीजों के ऊपर, ये तो बहुत ही ज्यादा एक ड्रामेटिक डिसीजन हो जाएगा। और वैसे भी TKO को क्या चाहिए, उनको चाहिए कि भैया कंपनी की जो मोटे पैसे हैं वो आते रहे, और वो काम तो ट्रिपल एच ने करके दिया है। भले ही फैंस को इस चीज से नाराजगी हो, वो जो टिकट्स के जो प्राइस हैं वो हाई करके या फिर बहुत ज़्यादा स्पॉन्सरशिप लगा के, तो जो चीज़ WWE का स्पेस खाली था पैसे कमाने का, विंस जो नहीं चाहते तो वो एकदम से आकर ट्रिपल एच ने कर दिया। तो भाई फायदा तो WWE कंपनी ने दिया ही है TKO को। तो अभी इस पॉइंट पे ऐसा उनको कुछ भी प्लान नहीं है। लेकिन क्या ट्रिपल एच की डॉटर ये काम कर सकती है? तो सबसे पहले तो मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा, और ये फोटो मैंने सही में पहली बार देखी है। ये स्टेफनी मैकमैन और ट्रिपल एच की डॉटर है, जिनका नाम अगर मैं सही से प्रोनाउंस करूं तो अरोरा है ऐसे करके है। और स्टेफनी मैकमैन ने ये बताया कि कैसे बचपन से ही ये जो हमारी बेटी है, इसका इंटरेस्ट नहीं था हमारी जॉब लेने में, इसका इंटरेस्ट था कि ये विंस मैकमैन की जगह पे आना चाहती हैं। और इनका ऐसा है कि हाँ, अगर मुझे भी WWE की स्टोरी लाइन लिखने का मौका मिले, क्योंकि बिल्कुल पास से ऑब्वियसली छोटे से मम्मी पापा दोनों WWE में ही थे, तो इनका बचपन से इंटरेस्ट रहा है। तो क्या फ्यूचर में जैसे हम कहते थे कि ट्रिपल एच के बाद विंस मैकमैन के बाद कंपनी किसके पास जाएगी, शेन के पास जाएगी, ट्रिपल एच के पास जाएगी, वो ट्रिपल एच के पास आ गई है, तो क्या आने वाले कुछ सालों में कॉन्वर्सेशन ये हो सकती है कि अब ट्रिपल एच के हाथों से जो कंपनी है क्या वो उनकी बेटी के हाथ जाएगी? और वैसे भी आपको पता है नेपोटिज्म वाली चीज़ तो चलती रहती है इस बिजनेस में, तो मैं बोलूँगा कि उतनी वो बेकार नहीं है। बट जो भी है, लोग वैसे यहाँ पे इस चीज़ से ज़्यादा इस बारे में बात कर रहे हैं कि स्टेफनी मैकमैन की बेटी स्टेफनी मैकमैन के जैसे कितने ज़्यादा लगती है। अलग ही है मतलब फिर लोगों का इंटरेस्ट। तो क्या वो खुशियों के पल, क्या वो खुशियों की घड़ी बहुत जल्दी आने वाली है जिसका फैंस बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं? अभी आपको पता है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच होगा ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स का, जो कि 9 जनवरी के स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए 3 स्टेजेस ऑफ हेल, मैं आपको ये बात पहले बता चुका हूं, इनके अलग अलग स्टिपुलेशन वाले मैचेस होंगे। और शायद उसी वाले शो पर WWE एक बहुत बड़ा धमाका करने वाली है, एक नहीं बहुत बड़े धमाके करने वाली है। सबसे पहले पॉसिबली यहाँ पे जो टाइटल चेंज है वो आपको देखने को मिलेगा, और कोडी रोड्स के पास से टाइटल चला जाएगा और वो ड्रू मैकिंटायर के पास आ जाएगा। किस वजह से? क्योंकि इस मैच में पार्टिसिपेशन हो सकता है, इंटरफेरेंस हो सकती है रैंडी ओर्टन की। आपको पता है WWE का अगला बड़ा शो जो है रॉयल रंबल है, जो कि सऊदी अरेबिया से है, और चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि उस वाले शो पर WWE रैंडी ओर्टन को फीचर करेगी ही करेगी। और बहुत टाइम से एक WWE का डिसीजन पेंडिंग है, वो है रैंडी ओर्टन का हील टर्न। तो फाइनली वो चीज़ होगी स्मैकडाउन के एपिसोड में। और वैसे भी WWE का रोड टू रॉयल रंबल जो चल रहा है ना, जो उनका पूरा यूरोपियन यूके वाला टूर है, उसमें ही आने वाला है स्मैकडाउन का एपिसोड। और बाहर के ऐसे शोज में WWE ऐसे बड़े मूवमेंट्स देने से चूकती नहीं है। तो शायद अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच में नया चैंपियन हमको मिल जाएगा, जो कि होंगे ड्रू मैकिंटायर, और ये होगा रैंडी ओर्टन के इंटरफेरेंस की वजह से। और इस वजह से ये चीज लीड करेगी फिर सऊदी अरेबिया में होने वाली रॉयल रंबल के लिए, जहां पे फिर शायद WWE रैंडी ओर्टन वर्सेस कोडी रोड्स का एक सिंगल्स मैच कर सकती है। देखो इस पॉइंट पे है तो ये एक स्पेकुलेशन, लेकिन जिस तरीके से चीजें अलाइन हो रही है, इस चीज के होने का चांस बहुत अच्छा खासा लगता है। क्योंकि ये बात हमको पता है बहुत टाइम से रैंडी ओर्टन का स्टोरी लाइन में आना बाकी है, बहुत टाइम से उनका टर्न करना बाकी है। इतने टाइम से उन्होंने कोडी रोड्स के उस टाइटल को लुक दिया, तो वो बहुत देर आए दुरुस्त आए करने वाला काम शायद 9 जनवरी के स्मैकडाउन के एपिसोड में हो सकता है। अगर ये चीज कर दी भाई, बहुत टाइम बाद कुछ ऐसा दिखेगा कि कुछ फ्रेश हुआ है, वरना चीजें ऐसा लग रहा है कि अच्छा कोई बंदा चैंपियन अगर बन जाता है तो मतलब अब तो ये सालों के लिए ही चैंपियन रहने वाला। भाई इसमें एक भी चीज ऐसी नहीं है जो कि गलत होगी। ड्रू मैकिंटायर के पास टाइटल आ जाएगा, कोडी रोड्स के साथ भी हमको कुछ फ्रेश चीज देखने को मिलेगी, और उसके साथ साथ रैंडी ओर्टन का वापस से स्टोरी लाइन में इंट्रोडक्शन हो जाएगा। बस अब इस 9 जनवरी के स्मैकडाउन के एपिसोड का ही वेट है। आई होप WWE इस चीज के लिए हमको डिसअपॉइंट ना करे। मेरी तो देखो होप्स थोड़ी सी हाई है, क्योंकि लेजिट यहाँ पे ऐसा चांस लग रहा है कि WWE फाइनली अपना वो जो ट्रिगर है उसको पुल कर सकती है। और जाते जाते यहाँ पे सेथ रॉलिंस के बारे में भी आपको स्टेटस दे देता हूँ। भाई किसी एक गेम में अभी सेथ रॉलिंस आए थे, और यहाँ पे जिस तरीके से सेथ रॉलिंस अपने हाथों को उठा रहे हैं, मतलब कि देख के ऐसा लग रहा है कि शायद बंदा बिल्कुल अपनी रिकवरी बढ़िया तरीके से कर रहा है। और वैसे एक्सपेक्टेड भी है कि रेसलमेनिया में तो सेथ रॉलिंस फीचर होने ही वाले, उनकी रेसलमेनिया मिस नहीं होगी। और एक ना वीडियो मेरे पास आ गई, और शायद ही मैंने आपको पहले भी शेयर करी है, लेकिन इस वीडियो में सेथ रॉलिंस एड्रेस कर रहे हैं अपनी हॉल ऑफ फेम की इंडक्शन को, और कहते हैं कि कैसे 2 ऐसे बंदों से वो चाहेंगे कि वो उनको हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करें, जहां पे उन्होंने पहला रोमन रेंस का नाम लिया और दूसरा वो नाम लेते हैं जॉन मॉक्सली का। कहते हैं कि वो बंदा जो कि अभी इस कंपनी के लिए भी काम नहीं करता, तो इन दोनों बंदों से हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होना चाहेंगे सेथ रॉलिंस। और ये वाली वीडियो भी बहुत चल भी रही है ट्विटर में, मतलब अलग अलग पेजेस मैंने देखा, 9-10 हज़ार
1000 लाइक्स हैं जब सेथ रॉलिंस अपनी इस वाली इच्छा को जाहिर करता है। बाकी मेरा तो मानना है ही कि एक ना एक दिन तो वो ज़रूर आएगा जब डीन एम्ब्रोस भी होंगे WWE कंपनी में और वापस से हमको हमारी प्यारी शील्ड वापस से WWE में दिखेगी। इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक देखो मतलब कि आपको ये चैनल भी प्यारा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त प्रोफेशनल रेसलिंग से रिलेटेड कंटेंट के लिए इस चैनल पर, क्योंकि 8 सालों से हम यही काम कर रहे हैं। बाकी तब तक फिर लेते रहो ज़िंदगी के मज़े।